नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जो स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका जब हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो है रिटेल इन्वेस्टर के पास। स्टॉक का नाम है सुजलोन एनर्जी और मैंने तब से डिसीजन लिया है कि इस स्टॉक पे एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जहां आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी A to Z। और मैं आपको दावा करता हूं सुजलोन एनर्जी का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका सुजलोन एनर्जी के प्रति कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले आइए हम लोग बात शुरुआत करते हैं। सुजलोन एनर्जी भारत स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी है और अगर सुजलोन एनर्जी की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी और एशिया की चौथी सबसे बड़ी अगर देखें तो विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है। अगर भारत के अलावे देखें तो ये दुनिया के 17 देशों में प्रेजेंस रखती है और भारत के अलावा अगर इसको वर्ल्ड वाइड पे देखेंगे तो ये दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। अगर सुजलोन एनर्जी की बात करें तो कैसे उन्होंने 1 मेगावाट से लेके 20 गीगावाट तक का सफर तय किया, कैसे भारत के एक छोटे से टाउन से उभर कर उन्होंने पूरी दुनिया के सिर्फ 17 कंट्री तक पहुंच गए और कैसे ये कंपनी का क्या ऐसा कंपनी में हुआ कि 400 पे चलने वाला इसका स्टॉक आपको 5 रुपए पे आ गया और फिर जैसे ही ये स्टॉक ये 5 रुपए से उछल के अभी 20 रुपए के आसपास चल रहा है तो इसमें दोबारा से इतनी बाइंग क्यों बन रही है। सुजलोन के फाउंडर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने भाई के साथ गुजरात आए थे बिजनेस करने के लिए टेक्सटाइल का। तो कैसे एक कपड़े की फैक्ट्री चलाने वाला बंदा देखते ही देखते कैसे विंड एनर्जी का बादशाह बन गया और जिनको आगे चल के कहें तो उनको विंड मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहेगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले हमने एक रिपोर्ट बनाया कि कैसे ये कंपनी आपको एक कपड़ा बनाने वाला व्यवसायी विंड एनर्जी का बादशाह बनी। तो 95 में सुजलोन एनर्जी की शुरुआत की थी। वो इस कंपनी को एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते थे। मिस्टर तुलसी ताती तो उन्हें पुणे आए थे टेक्सटाइल का बिजनेस करने के लिए, पर बन गए विंड एनर्जी के बादशाह। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। जो इंसान टेक्सटाइल का इंडस्ट्री लगाने गया तो था पर बनकर लौटा विंडमैन कैसे। तो कहानी कुछ यूं है कि मिस्टर तुलसी ताती अपने भाइयों के साथ 1987 में सूरत शहर में टेक्सटाइल की कंपनी लगाने आए थे और इस कंपनी का उसने नाम दिया था सुलजत सिंथेटिक्स। यहीं से शुरू होती है सुजलोन एनर्जी की परिकल्पना जो उनके माइंड में, और परिकल्पना तब आती है जब उन्होंने अपने इस टेक्सटाइल कंपनी को बैकअप एनर्जी देने के लिए, आने कंपनी की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विंड एनर्जी यूनिट की स्थापना किया। और यहीं से फिर तुलसी ताती को ये बात समझ में आ जाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी की कारोबारी संभावना टेक्सटाइल बिजनेस के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और फिर करीब करीब 7-8 सालों के बाद उन्होंने 1995 में सुजलोन एनर्जी की स्थापना किया। और फिर क्या था, मिस्टर तुलसी ताती ने अपने समझबूझ, दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत के बदौलत सुजलोन एनर्जी को नई ऊंचाई पर ले गए। सुजलोन एनर्जी नाइदर ओनली इन इंडिया बट इंडिया से बाहर कई देशों में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और सूरत की एक छोटी सी कंपनी जो विंड पावर सप्लाई करने वाली सुजलोन आज इंडिया में टोटल विंड पावर का 1/3 भाग अकेला प्रोड्यूस करता है। जनवरी 2008 में सुजलोन एनर्जी का मार्केट कैप 68,000 के करीब था, यानी 68,000 के करीब था, जो आज बढ़कर 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। और ये आंकड़े मिस्टर तुलसी ताती की उपलब्धियों को बयां करने के लिए काफ़ी है। ऐसे ही कोई इंडिया का विंडमैन नहीं बन जाता है। इस कंपनी के अगर कोर बिजनेस की बात करें तो ये 4 तरह की प्रोडक्ट बनाती है। पहला ट्रांसफार्मर, दूसरा जनरेटर, तीसरा टावर और चौथा ये राउटर ब्लेड एंड कहे तो पैनल बनाती है कंपनी को। ट्रांसफार्मर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ौदा में है। जनरेटर का बिजनेस में देखें तो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनका चकाई में है। टावर की बात कर लें तो टावर मैन्युफैक्चरिंग इनका कच्छ में है। अगर राउटर ब्लेड और पैनल की जहां तक बात है तो पैनल इनका बनता है कोयम्बटूर में और इनका राउटर ब्लेड बनता है वो जैसलमेर में इनकी फैक्ट्री है राउटर ब्लेड बनाने की। कंपनी करीब 12,250 विंड टरबाइन जनरेटर अभी तक ये कहीं न कहीं इंस्टॉल कर चुकी है और उससे अगर देखें तो अभी ये 20,000 मेगावाट की बिजली ये भी खपत करती है, उत्पादन करती है। और इसको अगर हम ग्रीन एनर्जी में सहयोग के तौर पे देखें तो 40,000 मिलियन टन कार्बन को वातावरण में जाने से रोक रही है। और अगर इसका कार्बन इमिशन देखें तो जितना ये कार्बन जाने से बचा रही वातावरण को, उसके लिए आपको कम से कम तो 1500 मिलियन पेड़ लगाने होते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है पर्यावरण को बचाने में भी, और इसी को शायद हम लोग ग्रीन एनर्जी कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कंपनी के उस टर्निंग पॉइंट की जहां आते आते कंपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। तो कंपनी का प्रॉब्लम शुरुआत होता है कि
कंपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में तब आ गई जब 2007 में जर्मन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आरी पावर को इसने अधिग्रहण किया, महंगी वैल्यूएशन पे यानी 7,300 करोड़ में इनको खरीद दिया। और ऊपर से आ गया 2008 से रिसेशन पूरी दुनिया में, तो कहीं न कहीं कंपनी आपको यहीं से फंसती हुई नजर आ रही है। और आरी पावर का जब अधिग्रहण कर रही थी तो आरी पावर के पास 3,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश था। तो कंपनी को कहीं न कहीं ये था कि ठीक है, हम इसको अधिग्रहण कर लेंगे तो इसका जो कैश है उसको हम फिर कर चुकाने में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ उनके साथ बड़ा धोखा हो गया। हुआ ये कि जब कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया तो कहीं न कहीं जर्मन जो बैंक थी उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस पैसे को बाहर ले जा नहीं सकते हैं, और इनको फिर वो पैसे का इस्तेमाल करने अपने कर चुकाने में ये नहीं कर पाए। तो यहाँ से ये बड़े प्रॉब्लम में फंस गए। एक तो महंगे वैल्यूएशन पर उन्होंने कंपनी को खरीदा, ऊपर से इनके पास कंपनी में जो पैसे थे उसका इन्होंने कर्ज को चुकाने में जो इस्तेमाल करने की इनकी प्लानिंग थी वहां फिर हो गई, और ऊपर से पूरी दुनिया में मंदी आ गई। हालांकि फिर से सुजलॉन एनर्जी ने आरी पावर को 7,000 करोड़ में बेच दिया, और यहीं से इनको कुछ कर चुकाने में हेल्प मिला, और फिर कंपनी का टर्निंग पॉइंट आपको यहाँ से दोबारा जो होता है रीबाउंस वाला वो आपको बनता हुआ दिख जाएगा। आइए आपको सबसे पहले इसका फंडामेंटल दिखाते हैं, जिससे लोग सबसे ज्यादा डर रहे हैं। यानी जो लोग फंडामेंटल देखते हैं उनको तो पहले हो जाता है भाई इस कंपनी को तो नहीं लेना है। फंडामेंटल देखिए, मार्केट के 22,118 करोड़ का, पीई रेशियो 40.10%, अगर मार्केट पी देखें तो 28.87%, यानी कहीं न कहीं ज्यादा वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी अभी भी मिल रही है, यानी 5 रुपए जाने के बाद भी ये हाल है। अगर हम देखें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो तो 1.76, यानी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही बेकार है, यानी कंपनी के पास डेप्ट बहुत ज्यादा है, साफ दिख रहा है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी नील है, नील बट्टे सन्नाटा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 0.45 नाम मात्र के बराबर है। डिविडेंड नो डिविडेंड पेइंग कर रही है ये कंपनी। बुक वैल्यू 1.09, इतने में तो आपका डिविडेंड के खर्चा भी नहीं निकलेगा। फेस वैल्यू 2 रुपये। तो अगर आप इसका फंडामेंटल का देखेंगे तो कहीं भी ये कंपनी आपको लेने वाली नजर नहीं आ रही। इनका फंडामेंटल बहुत खराब है, और फंडामेंटल खराब है नहीं, फंडामेंटल इसका खराब हो गया धीरे धीरे। जब कोई भी कंपनी 400 से लगातार कर्ज में डूबते डूबते 15 साल हो गया है, 15 साल से कंपनी लगातार कर्ज में चल रही है। दोस्तों फंडामेंटल हम लोग देख लिए थे। अब कंपनी अगर कर्ज में है तो हमें फाइनेंशियल देखने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। तो फाइनेंशियल के जगह पे हम लोग क्या देखेंगे कि ठीक है कंपनी कर्ज में है, लेकिन कंपनी कर्ज में है तो कर्ज उस पर दिनों दिन घट रहा है या फिर कर्ज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कर्ज ट्रैप में दिनों दिन फंसते तो नहीं जा रही है, या फिर ये दिनों दिन कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और कर्ज दिनों दिन घट रही है। सेकेंड थिंग देखेंगे कि कंपनी का जो ग्रोथ है, इसको आगे का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आगे का बिजनेस मिल रहा है, वो किस तरह से मिल रहा है। और अगर इसके पास सेल्स हो रहे हैं तो सेल्स वॉल्यूम में वृद्धि है या फिर सेल्स वॉल्यूम में गिरावट है, क्योंकि अगर बिजनेस आएगा तो उसको सेल भी करेगा तो सेल्स में वृद्धि होनी चाहिए। तो इन सब कसौटियों पे हम आगे देखेंगे कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। अब सवाल आता है कि इस स्टॉक को लोग क्यों लेना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन, सबसे पहला रीजन है वो है सेल्स वॉल्यूम में इसका ग्रोथ। अगर आप देखिए, मैं डाटा बहुत छाट छाट के लाता हूं दोस्तों, बहुत मेहनत से लाता हूं, प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस कर गए तो हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसके जो सेल्स वॉल्यूम है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अगर 2020 में देखेंगे सेल्स वॉल्यूम तो इसका 375 करोड़ का था, 2021 में ये बढ़ के हो गया 1247 करोड़। अगर हम 2022 में बात करें तो 4040 करोड़ पे पहुंच गया, यानी इसके सेल्स जो है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। दूसरा रीजन आता है, पहला रीजन आपको मिल गया खरीदने का, इसके सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ हो रहे हैं। दूसरा रीजन आता है कि कंपनी का कर्ज करीब करीब इन्होंने 90% चुका दिया है। सबसे बड़ी बात, अगर 2010 में देखें तो कंपनी के पास 18,400 करोड़ का कर्ज था, 2015-16 में ये 10,200 करोड़ के आसपास आ गया, और 2019 में जब ये 7,700 करोड़ के आसपास था फिर आगे वहां से 3,200 पे आ गया। और अब अभी खबर ये है कि कंपनी के पास नेट डेप्ट जो है वो 1,100 करोड़ का मात्र है। और जब किसी कंपनी के पास 100 रुपए का कर्ज था उसमें वो 90 रुपए चुका दिया है, अब मात्र चुकाने के लिए उसके पास 10 रुपए बढ़े हैं, तो क्या होता है इनके इन्वेस्टर का इसमें भरोसा बढ़ता है। भाई जो 90 रुपए चुका सकता है वो 10 रुपए तक डिफॉल्ट नहीं हो सकता है। तो कंपनी कहीं न कहीं आपको कर्ज चुकाती हुई दिख रही है, और कहीं न कहीं बहुत जल्दी आपको कर्ज से बाहर आती हुई दिख रही है, और यही एक भरोसा है जो लोगों को उसको बाइंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। आ जाता है एक तीसरा रीजन जो लोगों को कहीं न कहीं बाइंग करने के लिए मजबूर कर रहा है, वो है इसके मिलते हुए बड़े बड़े ऑर्डर। अगर आप पिछले मई में देखेंगे तो मई में इनको ऐसे 4-5 बड़े ऑर्डर मिले हैं, जो अब खास करके इस ऑर्डर को मिलने के बाद देखें तो आपको इसका स्टॉक में भी मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिला है। कंपनी 17 मई को 99 मेगावाट का ऑर्डर मिला इनको वाइब्रेंट पावर से। उसके बाद 19 मई को इनके पास 2 ऑर्डर मिले,
अगर बात करें तो 22 मई को इनके पास 204 मेगावाट के ऑर्डर मिले हैं सेरेंटिका रिन्यूएबल्स के तरफ से। तो इस तरह से देखें तो इनके पास ऑर्डर बुक भी काफी लंबे होते जा रहे हैं, यानी कंपनी के पास अभी भी ऑर्डर मिल रहे हैं और इंडिया की नंबर 1 रिन्यूएबल कंपनी है, यानी खास करके विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग में। और दूसरी बात आपको बताते हैं, मैंने पिछली वीडियो में इस पे बात करा था कि सुजलोन को लेके सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपको ना शुरुआत से लेके आखिरी तक सारे काम करते हैं। अगर कोई भी कंपनी बाहर से आती है जिसको रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना है तो आपको सुजलोन एनर्जी लैंड एक्विजिशन से लेके इंस्टॉलेशन तक, उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद जो पोस्ट सर्विस होती है वो भी आपको सुजलोन ही प्रोवाइड। कई बार आप रेवेन्यू ब्रेकआउट देख लें तो 65% विंड टर्बाइन जनरेटर से इसके पास पैसे आते हैं, 27% सर्विस एंड मेंटेनेंस से आते हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो इसके पास एक सर्विस एंड मेंटेनेंस से भी 27% कमाई कर रहा है और बाकी 8% अदर से आते हैं। तो इस तरह से इनके रेवेन्यू ब्रेकअप देख लिया आपने। अब बात आती है कि इसके फंडामेंटल खराब है, नो डाउट, लेकिन कंपनी कहीं न कहीं अच्छा कर रही है और कंटिन्यू आपको इसमें ग्रोथ मिल रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, कर्ज कम हो रहे हैं और ऊपर से इनके ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं। तो क्या एक कंपनी को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए भाई? काम की कमी ना हो, काम आता रहे। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर मार्जिन कम भी मिलेगा लेकिन काम जब होगा तो ज्यादा मेहनत करेंगे तो काम कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाएगा। सेल्स वॉल्यूम हर साल मतलब इसके कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रहा है। और फिर तीसरी बात क्या थी, तो इसके जो कर्ज में खास करके इसने 90% तक जो कर्ज चुका दिया, तो यही इन्वेस्टर को एक बड़ा भरोसा दे रहा है। और जैसा कि दोस्तों जानते हैं, मैंने आपको 7.5 रुपए के आसपास ही बाइंग की मेरी कॉल थी। तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा किन किन लोगों ने 7.5 रुपए के आसपास मेरा वीडियो देख के बाइंग करा था सुजलोन एनर्जी में। और हाँ, अब एक सवाल आता है कि वैसे लोग जो यहाँ पे पिछले रैली में बाइंग जिनकी छूट गई, जो नहीं कर पाए, तो क्या उनको लेना चाहिए? तो जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि एक बड़े इन्वेस्टर जो बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, मुकुल महावीर अग्रवाल, उन्होंने इसमें एक बड़ा स्टेक लिया है अभी हाल ही में, पिछले 10 दिनों की बात है। तो अगर आप कहीं न कहीं देखें तो स्मार्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे इसमें इंटर कर रहे हैं। हाँ, एफआई और अगर डोमेस्टिक की देख लें तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, लेकिन उनका भी अगर देखें तो 5-6% है, तो सेटिस्फाइंग है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि दोस्तों, मैं किसी भी तरीके से सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूं जानकारी पर्पज से। आप किसी भी स्टॉक में खरीद बिक्री करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, आप बस मेरा वीडियो देखते रहिए।